हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए दोस्तों आज इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने CRM की जो दोस्तों सारी क्लास थी वो कंप्लीट कर ली हैं। और साथ ही मैंने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से मैंने उसकी महामैराथन क्लास भी दे दी है दोस्तों, जैसे कि आपने कल देखा ही होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ क्या, इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है ना। हम दोस्तों इसमें क्या चला रखा था आपको पता ही होगा, जो भी मेरा स्टूडेंट्स कंटिन्यू देख रहा है, बैंकिंग चला रखा था दोस्तों मैंने। क्या दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब दोस्तों उसी सीरीज़ को हम आगे करेंगे कंटिन्यू। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है NPA। क्या है तो NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। क्या होता है दोस्तों, ये NPA किस तरीके का होता है। बैंक का वह ऋण या कर्ज जिस पर 90 दिनों या 3 महीने तक EMI या मासिक किस्तें ना आए। मतलब कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी बैंक का वह ऋण, अगर किसी भी मतलब व्यक्ति हो, पर्सन हो, जिस पर वो 90 दिन या 3 माह तक उसकी कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं आए। क्या दोस्तों, उसकी इंस्टॉलेशन या फिर इंस्टॉलमेंट नहीं आए, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, यह कंडीशन बन जाती है NPA। उसे क्या कहा जाता है, NPA। तो क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि NPA की कंडीशन को सेटिस्फाई या फिर फॉलो करने के लिए कितने दिन की, मतलब दोस्तों क्या होनी चाहिए, तो 90 दिन की या फिर 3 महीने की होना चाहिए। ठीक है ना। तो हालांकि लघुकालीन कृषि ऋण के लिए यह अवधि 2 फसल चक्र या दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए यह एक फसल चक्र होती है। समझ में आएगी आपको दोस्तों। अगर हमारे किसान लोग अगर वो इस तरीके का क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या है, उनके लिए दोस्तों इसकी कंडीशन है क्या है, लघुकालीन कृषि ऋण के लिए यह अवधि 2 फसल चक्र। ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, 2 फसल चक्र, यानी कि 2 फसल उगाने तक। ठीक। और जो दीर्घकालीन के लिए दोस्तों 1 फसल चक्र के लिए कितना है, 1 फसल चक्र के लिए होती है NPA। ठीक है ना। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 90 डेज, याद रखना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 90 डेज बस। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, NPA, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। और कृषि के लिए अगर लघु है तो कितना, 2 फसल चक्र, और दीर्घ है तो कितना दोस्तों, 1 फसल चक्र होती है। ठीक। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। RBI के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि RBI इससे हमारा 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके। इससे आपके दोस्तों 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके DFCCL के एग्जाम में आएंगे, बट किसी भी एग्ज़ाम में आपके कोई सा भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके गवर्नर कौन है, एट प्रेजेंट में सबसे पहले गवर्नर कौन थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, वो किस टाइम पे गवर्नर थे, या फिर नोटबंदी किस टाइम पे हुई थी, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों सारा कुछ पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा विद करंट अफेयर्स के साथ में दोस्तों। ठीक है ना। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सबसे पहले जो इसकी दोस्तों स्थापना होती है वो कौन से आयोग ने दोस्तों कब स्टार्टिंग की, तो 1926 में दोस्तों यंग हिल्टन आयोग आया है। उन्होंने दोस्तों इसकी क्या करी, सिफारिश करी, यानी कि 1926 में दोस्तों यंग हिल्टन आयोग ने एक कमेटी बिठाई। कमेटी में दोस्तों ये डिसाइड हुआ होगा जैसे भी जिस तरीके से कि हाँ क्यों ना एक भारतीय रिजर्व, मतलब भारत के जो 200 सभी बैंक हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी संस्था बनाई जाए। ठीक है। तो वो बैंक बना था कौन सा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा एक्ट है दोस्तों, 1934 के द्वारा है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन होता है इसका 1 जनवरी 1949 में। कब, 1 जनवरी 1949 में। ये जो लाइन है ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, और हो सकता है कि आगे भी पूछ लिया जाए। ठीक। तो आगे चलते हैं, अब देखना जरा इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका है मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है मुंबई में। अब आगे देखना, प्रतीक चिन्ह, आपने देखा होगा उसका लोगो, जो लोगो होता है वो किस तरीके का होता है, लोगो, उस लोगो में किस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, तो एक तो होता है ताड़ का पेड़ और एक बाग। ठीक है ना। क्या, इस तरीके का लोगो है, पीछे ताड़ का पेड़ है इस तरीके से। ठीक है। और आगे आपका बाग है। ठीक है ना, आगे बाग है। तो ये इस तरीके का इसका क्या है, लोगो है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं दोस्तों आगे। मुख्यालय हो गया, प्रतीक चिन्ह, इसका लोगो भी हमने बना लिया। ठीक। अब RBI किस तरीके का, RBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंकों का जनक लंदन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लंदन को कहा जाता है। केंद्रीय बैंकों का जनक लंदन को कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? लंदन में की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। केंद्रीय बैंक की स्थापना सबसे पहले लंदन में की गई थी। और भारतीयों का बैंकर किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का आप दोस्तों क्या है, फाइनेंशियल ईयर के मतलब कब से कब तक ये काउंटडाउन करते हैं? तो जुलाई से जून तक। कब से दोस्तों? जुलाई से जून तक का इनका दोस्तों होता है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। जबकि जो बैंक हैं हमारे उनका कितना होता है? तो ये मार्च से अप्रैल तक होता है। कब से कब तक? मार्च से अप्रैल तक होता है। ठीक, तो इस तरीके के दोस्तों आपके नोट्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आरबीआई हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। क्या कह रहा हूँ ज़रा फिर एक बार और सुन लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आरबीआई। अब ये अच्छी लाइन आ रही है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आरबीआई जो है ना सिक्किम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बैंकर के रूप में कार्य करता है। क्या कहा मैंने इसमें? आरबीआई केवल कौन से राज्यों को छोड़कर? सिक्किम, ठीक है ना। किसको? सिक्किम को छोड़कर, ठीक है। सिक्किम के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा, ठीक है ना। सिक्किम के सीएम का क्या नाम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। तो आरबीआई बैंकर के रूप में किस स्टेट में काम नहीं करता है? सिक्किम में, ठीक। अब आरबीआई के दोस्तों कितने क्षेत्रीय ऑफिस हैं? इसके हैं दोस्तों एरियल ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस है वो 29 है। कितने हैं? 29 इसके रीजनल ऑफिस हैं, ठीक। कौन कौन से 4 क्षेत्रीय केंद्र बेला? अब दोस्तों जो इसके 4 जो मेजर क्षेत्र हैं जहाँ से एक एक सदस्य इसके मतलब क्या होते हैं सिलेक्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। बेलापुर मुंबई, सबसे पहला बेलापुर मुंबई होता है, फिर दूसरा कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में, ठीक है ना। तो 4 हमारे कौन कौन से होंगे दोस्तों? ये हो गया, एक तो मुंबई हो गया, दूसरा हो गया कोलकाता, तीसरा हो गया चेन्नई और चौथा हो गया दिल्ली, ठीक। तो ये हमारे कौन से 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं इसके, कौन से? ट्रेनिंग सेंटर हैं आरबीआई के, ठीक। इस तरीके का दोस्तों हम करते चल रहे हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। अब इसकी दोस्तों संरचना कैसे होती है, सारा कुछ कैसे करते हैं, संचालन किस तरीके से होता है, कितने कितने सदस्य होते हैं, वो सारा कुछ अब हम पढ़ेंगे, ठीक। संरचना या फिर संचालन। आरबीआई की प्रमुख कमेटी केंद्रीय बोर्ड है, ठीक। केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों को क्या करती है? नियुक्ति करती है। हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बोर्ड के सदस्यों क्या करती है? उनकी नियुक्ति करती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? केंद्रीय बोर्ड के 4 गवर्नर प्लस 4 सहायक गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 5 गवर्नर, सहायक गवर्नर और वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि। कौन दोस्तों? वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है। और सरकार द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। सरकार द्वारा जो दोस्तों नॉमिनेट होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 4 जो होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे 4 डायरेक्टर होते हैं, कौन कौन से जो ऊपर बताए थे, रीजनल सेंटर, वो जो इसके ट्रेनिंग सेंटर थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है। जो इन चारों क्षेत्रों का प्रतिनिधि करते हैं वो होते हैं कौन कौन से? मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से और दिल्ली से, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात तो ये क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या है दोस्तों? आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है। यानी कि 1935 में कौन थे गवर्नर, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आरबीआई के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब कौन थे? इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों, सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा देश आज़ाद। अब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो ये तो हुआ सारा कुछ। अब आरबीआई के जो गवर्नर थे हमारे मनमोहन सिंह, वो कौन से टाइम पीरियड पे थे? तो वो थे कौन से पे दोस्तों? 1991 में, ठीक है। कब थे? 1991 में, सॉरी 1991 में, ठीक है ना। और जब हमारी नोटबंदी होती है, क्या होती है दोस्तों? नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे कौन थे? देख रहे हो दोस्तों कितने अच्छे फैक्ट लेके आया हूँ। जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे कौन थे? तो आपको मुझे बताना है नोटबंदी के टाइम पे कौन थे। तो ये आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नोटबंदी के टाइम पे गवर्नर कौन थे? और दूसरी बात, एट प्रेजेंट में कौन है? एट प्रेजेंट में कौन है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। तो हमने ये तो कर लिया। अब किस तरीके से दोस्तों हमारे जो नोट्स होते हैं उनका निर्गमन कैसे करते हैं, यानी कि उनको निकालने का कार्य किस तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे होता है, वो सारा कुछ देखेंगे हम दोस्तों। क्या है? मुद्रा नोटों का निर्गम, ठीक है।
किस तरीके से उनको निकाला जाता है। तो बैंक के पास सभी मूल्यों के नोटों का निर्गम करने का अधिकार होता है। किसके पास में होता है दोस्तों? बैंकों के पास होता है। ठीक है, अब ये सिस्टम किस तरीके से आया था देखना जरा। ये है दोस्तों 1957 से न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम हुआ था उस टाइम पे। जो भी उनकी कंडीशन तय की गई तो ये लागू की गई थी। तो न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1957 में की गई थी। उसमें क्या हुआ था कि केंद्र सरकार को कम से कम 200 करोड़ रुपए की मूल्य की राशि को, इसमें से कम 115 करोड़ रुपए का तो क्या होना चाहिए? गोल्ड, प्लस बाकी का बाकी जो भी है वो हमें किसके पास में रखना होता था? किसके? आरबीआई के पास में। किसके पास में? आरबीआई के पास में। तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसको अगर किसी भी तरीके से अगर क्या करवाना है दोस्तों, मुद्रा यानी कि नोटों का यानी कि छपाई करवानी थी या फिर दोबारा नए नोट छपवाने थे, उसके लिए क्या रूल होता था? 200 करोड़ का। कितने का दोस्तों? 200 करोड़ का। 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड होना चाहिए और बाकी क्या होना चाहिए दोस्तों? बाकी जो हमारी मनी है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो इस आरक्षित राशि के बदले आरबीआई मुद्रा का प्रकाशन करती है। तो ये कंडीशन है। ठीक है ना, ये क्या होगी दोस्तों? कंडीशन हो गई हमारी, मुद्रा को किस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा यानी कि छापा जाएगा। क्या कंडीशन है आपने देख पा रहे होंगे। तो देखिए जरा कि कौन कौन सी मुद्रा कहाँ पे छपती हैं। देखते हैं दोस्तों, टकसाल। ठीक है, टकसाल और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं देखो, ये है आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो उनसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार टकसाल कहाँ कहाँ पर छापती है उसमें देखना जरा। भारत सरकार द्वारा जो टकसाल छापी जाती है किस कहाँ कहाँ पर होती है दोस्तों मुद्रित? मुंबई, कोलकाता, चेरापल्ली, हैदराबाद। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। ठीक है, और भारत सरकार टकसाल यानी कि जिसमें सिक्के डाले जाते हैं वो कहाँ? नोएडा। कहाँ है दोस्तों? नोएडा। ठीक है, नोएडा में दोस्तों सिक्कों की ढलाई होती है। और आगे देखें, बैंक नोट प्रेस जहाँ पे नोट इस तरीके का होता है वो देवास मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? देवास मध्य प्रदेश में है। और जो इसका कागज़ तैयार होता है यानी कि वो कहाँ पे दोस्तों? इसकी मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। वो कहाँ पे है? वो भी मध्य प्रदेश में ही है, होशंगाबाद में। और जो दोस्तों इसका प्रकाशन जो इस पर छपाई होती है वो कहाँ पे है? इसकी प्रेस हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये हुआ हमारा टकसाल कहाँ कहाँ पे छपते हैं, किस तरीके से छपते हैं, सारा कुछ भारत सरकार टकसाल छपवाती है कौन कौन सी एरिया में। ये हमारे जो सिटी आते हैं मुंबई, कोलकाता, चेरापल्ली। और भारत सरकार टकसाल यानी कि जो हमारे सिक्कों की ढलाई होती है नोएडा। ठीक है, इन जगहों पर भी होती है। ठीक है ना, इसके जो दोस्तों किस तरीके से आपने देखा होगा, रुपया होता है ये हमारा, यहाँ पे आपने देखोगे चिन्ह होता है दोस्तों। एक पहले तो आते थे बिना किसी मतलब कोई भी चिन्ह नहीं होता था, तो उनकी ढलाई दोस्तों अलग होती थी। ठीक है ना, उनकी ढलाई अलग, एक में बिंदु आता है इस तरीके का, एक में ये आता है ये वाला साइन। तो इन दोनों की ढलाई भी अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ सिंबल पर डिपेंड करता है। ये जो सिंबल है ये क्या है? सिंबल है। आप देख लेना कभी एक सिक्के के पीछे उसके सिंबल होते हैं, उसी के हिसाब से वो इस जैसे ये सिटी है मुंबई, कोलकाता, चेरापल्ली, नोएडा, इनके हिसाब से दोस्तों छपते हैं। पहले वाले पे तो कुछ नहीं आता, दूसरे वाले पे इस तरीके से गोल गोल आता था, तीसरे वाले पे आई थिंक इस तरीके से आता था। ठीक है ना, तो ये दोस्तों सारे के सारे हमारे क्या हो गए? सिंबल हो गए। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मुद्रा का प्रचलन किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन से देश में सबसे पहले हुआ, कहाँ पे हुआ। ठीक है ना, तो मुद्रा का प्रचलन ये आपकी स्क्रीन पर। ठीक, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन देश में कब प्रारंभ हुआ था? 1861 में। कब हुआ था दोस्तों? 1861 में भारत में सबसे पहले क्या हुआ था? कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ठीक, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख भी पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। और विश्व में सबसे पहले जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था विश्व में सबसे पहले? ये होता है चीन में। कहाँ पे दोस्तों? चीन में। ठीक है ना, अब रुपये का चिन्ह को तैयार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुपये का जो चिन्ह है, ये इस तरीके का जो चिन्ह है, ये किसको मतलब ये डिज़ाइन किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार थे। कौन थे दोस्तों? ये डी उदय कुमार। ठीक, इन्होंने इस चिन्ह को क्या किया था? तैयार किया था। ठीक है, अब 1 रुपये के नोट, ये जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर 2 हस्ताक्षर होते हैं, वो किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी नोटों पर जो हस्ताक्षर होंगे वो आरबीआई के गवर्नर के होंगे। ध्यान से सुन लेना, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है ना, देख लेना, अन्य सभी मुद्रा के नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? अन्य सभी मुद्रा के नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो सबसे पहले 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने वाले कौन रहे थे वित्त सचिव? वो थे सुषमा नाथ, प्रथम महिला वित्त सचिव रही थी। कौन?
सुषमा नाथ प्रथम महिला वित्त सचिव रही थी 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने वाली। ठीक। महात्मा गांधी, अब देखिए हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो, उनका फ़ोटो मतलब जो नोटों पर छापा गया था सबसे पहले, वो कब छापा गया था? तो महात्मा गांधी का 1996 में। कब से? 1996 से। महात्मा गांधी के चित्र वाले मुद्रा नोट का निर्गम, यानी कि उनके चित्र वाले जो नोटों का जो बाहर मतलब निकालने शुरू हुए थे दोस्तों, वो कब हुए थे? 1996 में। ठीक है ना। अब नोटों पर 17 भाषाओं का अंकन किस टाइम पे किया गया था? ये भी हुआ। सभी मुद्रा नोटों पर 17 भाषाओं का कितनी भाषाएं होती हैं दोस्तों? 17 भाषाएं होती है। अब आपको मुझे बताना है कि इन 17 भाषाओं का अंकन कौन से ईयर से स्टार्ट किया गया था? कौन से ईयर से स्टार्ट किया गया था? ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 17 भाषाओं को छपना किस पर, नोटों पर किस टाइम से स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, सरकार का बैंकर और अंतिम ऋणकर्ता। ठीक है ना। सरकार के बैंकर एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। जो सरकार के बैंकर होते हैं वो किसके रूप में? एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और RBI केंद्रीय सरकार और सिक्किम के अलावा सभी राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। कौन? RBI। कौन सा स्टेट छोड़ रहे हैं बार बार हम? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में दोस्तों बैंकर के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन? RBI। कौन? RBI। ठीक है। आगे चलते हैं। आप आगे आप देख पा रहे होंगे वे एंड मीन्स एडवांस, आर्थोप्य अग्रिम। किस तरीके से, ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। आर्थोपाय अग्रिम, वे एंड मीन्स एडवांस किस टाइम पे स्टार्ट होता है दोस्तों? 1997 में। क्या है ये देखते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के आय को और व्यय के अस्थायी बेमेल को दूर करने के लिए कौन? लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो उनकी जो आय और खर्च और उनका जो दोस्तों इनकम है, उसको अगर उसमें दोस्तों ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए कौन? वे एंड मीन्स एडवांस के थ्रू क्या होता था, जो RBI है वो उनको लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। ठीक है। और इन टाइम की जो टाइम पीरियड है वो कितना है? केंद्र सरकार का 10 दिन है और राज्य सरकार का 14 दिन का है। ठीक है ना। केंद्र सरकार 10 दिन और राज्य सरकार 14 दिन तक। ठीक है। और इसकी जो ब्याज की दर है वो बैंक के दर के समान होगी। कौन सी दोस्तों? बैंक के दर के समान होगी। जो भी कंडीशन होगी 6 पॉइंट जो भी चल रही होगी। ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन क्या है? 75% ऋण अदायगी के बाद ही अगले आर्थोप्य अग्रिम, जो 75% ऋण है दोस्तों, लोन है, वो अदायगी के बाद ही अगले आर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी हमारी कौन सी? वे एंड मीन्स की। इसमें दोस्तों क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए लोन की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब इसका ये था। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए क्या, लोन की फैसिलिटी वे एंड मीन्स के थ्रू होती है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति और साख नीति, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। इसको दोस्तों कौन जारी करता है, किसके अंडर में होती है? तो ये सारा कुछ अब मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि जब हम RBI पढ़ रहे हैं तो RBI में सारा कुछ हो रहा होगा। तो मुद्रास्फीति और या मंदी को नियंत्रित करने का काम किसका? RBI का। आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा देना RBI, विनियमित दर को संतुलित करना RBI। ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको लाइन बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ बार बार। ठीक है। मुद्रास्फीति को कंट्रोलर कौन करता है? RBI। मंदी को नियंत्रित करने का काम RBI का है। ठीक है ना। अब आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना वो भी RBI, विनियमित दर को संतुलित करना यानी कि उसको एकदम वे में लेके चलना वो भी किसका? RBI का ही कार्य होता है। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति, इसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों? इसमें कौन कितने सदस्य होते हैं? तो ये 6 सदस्य समिति होती है। इसका गठन 2016 में किया गया था। इसमें 3 सदस्य भारत सरकार और 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। RBI के गवर्नर समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। RBI के जो गवर्नर होते हैं वही समिति के अध्यक्ष होते हैं। एट प्रेजेंट में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है। अब किस तरीके से मुद्रा का प्रसार होता है वो देखते हैं। मुद्रा का प्रसार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह प्रसार यदि अधिक है तो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ सकती है। जब बैंकों का जो हमारे नोट होते हैं उनका रेगुलेशन यानी कि दोस्तों उनका जो स्केटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों अगर पैसा ज़्यादा ही होगा मार्केट में तो उस हिसाब से महंगाई क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और यदि इसी प्रकार मुद्रा का प्रसार कम हो जाती है तो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। अगर पैसा कम होगा मार्केट में तो सिंपल सी बात है उनका जो वैल्यू होगी, जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। ठीक है। तो ये होता है मुद्रास्फीति और महंगाई और मंदी। ठीक है ना। महंगाई और मंदी जिसे कहते हैं बुल्स एंड बियर, तेजड़िया और मंदड़िया, पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है ना।
इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई साख को दो माध्यम से नियंत्रित करती है। मतलब किस तरीके से नियंत्रित करती है वो साख प्रणाली कौन कौन से, देखना जरा आपकी स्क्रीन पर आगे, ये रही साख नियंत्रित वितरण। इसमें किस तरीके से प्रणाली को नियंत्रित करती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक नैतिकता का आधार। ठीक है, साख का नियंत्रित वितरण, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिकता का आधार। तो ये थी हमारी गुणात्मक प्रणाली, और एक होती है दोस्तों परिणात्मक प्रणाली। तो एक तो होती है गुणात्मक प्रणाली पहली, और दूसरी है परिणात्मक या मात्रात्मक प्रणाली। ठीक है ना, तो दो टाइप्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। सबसे पहला टाइप तो आपका ये हो जाता है और दूसरा टाइप हो जाता है ये। ठीक है, देखना जरा आप स्क्रीन पर, सॉरी, गुणात्मक प्रणाली और परिणात्मक प्रणाली। ठीक, साख का नियंत्रित वितरण और प्रत्यक्ष कार्यवाही नैतिकता का आधार। परिणात्मक मात्रात्मक प्रणाली क्वांटिटी मेथड, इसमें कौन कौन से दोस्तों, बैंक रेट, नगद आरक्षण अनुपात, वैधानिक तरलता का अनुपात, खुला बाजार नीति, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, बने रहना वीडियो में अंत तक, क्योंकि इसमें दोस्तों जो भी कुछ बता रहा हूँ मैं आपको पूरा क्लियरली आपको जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक छोड़ूंगा नहीं आपको। ठीक है ना, तो ये तो मौद्रिक साख नीति, इसमें कौन सा आरबीआई का कंट्रोल होता है इसी सभी चीज़ों पे। और इस तरीके से मौद्रिक साख नीति पर दोस्तों आरबीआई क्या करता है, दो टाइप्स अपनाता है। वो तो होते हैं कौन से, एक होता है दोस्तों क्वालिटिव और होता है क्वांटिटिव। दो मेथड अपनाता है, एक तो होता है दोस्तों कौन सी, क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटिव। ठीक है ना, इन मेथड के बेसिस पे वो क्या करता है, मुद्रा, जो हमारी मुद्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। सबसे पहला होता है साख नियंत्रित का वितरण, प्रत्यक्ष कार्रवाई नैतिकता का आधार, ये होता है गुणात्मक में। और परिणात्मक में बैंक रेट, सीआरआर कैश रेशो रिजर्व, वैधानिक तरलता का अनुपात और खुला बाजार नीति, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये तो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, टाइप्स हो जाते हैं अलग अलग। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और जिस भी भाई ने मेरी पुरानी वीडियो इकोनॉमिक्स की नहीं देखी वो जाकर देख लेना, क्योंकि बैंकिंग का मैंने इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेस्ट से बेस्ट अपना जितना भी दे सकता हूँ मैंने उतना दिया। करंट अफेयर्स के साथ में भी क्या क्या हुआ था दोस्तों, तो जाकर देख लेना, डली हुई सारी की सारी क्लासें आप जिस चैनल पर देख रहे हो। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बैंक रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी मेथड में कौन कौन सी थी हमारी, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारा कुछ ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो बैंक रेट सबसे पहले आप क्या आ जाता है स्क्रीन पर, बैंक रेट वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित बैंकों को क्या कराता है, ऋण की उपलब्धता कराता है। ठीक है, अनुसूचित बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, वो कौन सी, बैंक रेट कहलाती है। अब किस तरीके से मुद्रास्फीति, जो मुद्रास्फीति होती है उसमें बैंक रेट अधिक होती है और मंदी में बैंक रेट कम होती है। ये तो दोनों मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब किस तरीके से होती है वो भी कर लेते हैं व्याख्या। बैंक दर बढ़ने से बैंकों की ब्याज दर बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संकुचन होता है। ठीक है, और मंदी में विपरीत परिस्थिति होने पर मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा कौन सा, बैंक रेट। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि एट प्रेजेंट में बैंक रेट चल कितनी रही है, तो ये चल रही है दोस्तों 4.25%। कितनी, 4.25% चल रही है एट प्रेजेंट में बैंक रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो बैंक रेट ये हुआ वह दर जिस पे आरबीआई दोनों दोस्तों कौन से, जो अनुसूचित बैंकों को क्या कराता है, लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। किस तरीके से, बैंक रेट अगर बढ़ती है तो उसकी रेट भी बढ़ेगी बैंकों की, और उसी के हिसाब से दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी है उसमें तो क्या होगा, उसका संकुचन होगा, मतलब कुल मिलाकर क्या होगा, वो कम होगी। या फिर संकुचन समझते हो ना दोस्तों, सिकुड़ना, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, परिस्थिति ये हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा बैंक रेट बढ़ती चली जाएगी और लोन की फैसिलिटी जो है दोस्तों, यानी कि जो लोन की डिमांड है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो मंदी में विपरीत परिस्थिति होने पर मुद्रा का प्रसार भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, और अगर मंदी में विपरीत परिस्थिति तैयार हो जाती है, अगर बैंक रेट में अगर किसी भी बैंक दर कम होती है तो क्या होता है दोस्तों, उसमें जो है ना क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू वो भी घट जाएगी और जो मुद्रा का प्रसार है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आगे देखना जरा, सीआरआर कैश रेशो रिजर्व, इसमें क्या है, नगद आरक्षण अनुपात। परिभाषा, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंकों के पास कुल जितना पैसा जो उनके पास में दोस्तों जमा के रूप में होता है वो टोटल, ठीक, और उसका एक निश्चित हिस्सा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास में जमा करना रखना अनिवार्य होता है, इसे सीआरआर कहते हैं। कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं दोस्तों उनके पास में कुल जितना भी पैसा होता है ना जमा के रूप में, वो किसके पास में रखते हैं, कैश रेशो रिजर्व के कंडीशन के बेसिस पे आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक के पास क्या होता है, जमा रखना अनिवार्य होता है। और इस पर वाणिज्यिक बैंकों को किसी तरीके का ब्याज भी नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है सीआरआर की, कौन सी, इस पर दोस्तों जो जमा पर
वाणिज्यिक बैंकों को किसी भी तरीके का ब्याज नहीं मिलता है। आया समझ में दोस्तों। अब मुद्रास्फीति में CRR, अगर आप देखा जाए कि मुद्रास्फीति में बैंक रेट क्या थी, अधिक है तो अधिक होती है। अब मुद्रास्फीति में दोस्तों CRR, कैश रेशो रिजर्व में, ये भी सिंपल सी वही बात है, क्या होगी, अधिक होती है। और मंदी में CRR कम होती है, ठीक है ना। सेम वही कंडीशन। देखना जरा इसकी व्याख्या किस तरीके से, क्या क्या है। अगर रेट है इस तरीके की, रेट में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंक के पास जमाएं कम हो जाती हैं। अगर बैंक के पास में दोस्तों जो राशि है वो उसकी जो वैल्यू कम हो जाए और बैंक ब्याज दर बढ़ जाती है, तो जिससे मुद्रा का प्रसार संकुचित हो जाता है, वही कंडीशन हो जाती है। यदि CRR की दर कम हो जाए तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अर्थात ब्याज में कमी हो जाएगी और यह साधन मंदी से निपटने के लिए कारगर विकल्प होता है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। अगर रेट में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकों के पास में दोस्तों अगर हमारी पूंजी है वो कम हो जाए तो बैंक रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। और मुद्रा का जो क्या होगा दोस्तों, प्रसार जो उसका क्या स्कैटरिंग मतलब इस तरीके से संकुचित हो जाना शुरू हो जाएगा। और यदि CRR की दर कम की जाए, अगर उसकी CRR की दर कम की जाए, अब की बार बढ़ाने के बजाय क्या करी जाए, कम करी जाए, तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ब्याज दर कम हो जाएगी। ब्याज दर कम हो जाएगी दोस्तों तो फिर क्या होगा, मंदी से निपटने के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास में क्या होगा, एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें देखते हैं CRR, कैश रेशो रिजर्व। एट प्रेजेंट में कैश रेशो रिजर्व है कितना, तो ये दोस्तों मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये होगा आपका, आई थिंक इसका कंफर्म नहीं है, फिर भी 4% है कंप्लीट, ठीक है, सॉरी 4%, ठीक है ना। तो CRR कितना है, 4% है, ठीक। कौन सा, कैश रेशो रिजर्व। आगे चलते हैं, आगे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। भारतीय बैंकों को अधिकतम 25% तक, इस तरीके का, तो भारतीय बैंकों को अधिकतम 25% तक की अपनी मांग और सावधि जमाओं को नगद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य मान्य प्रतिभूतियों में निवेश करना ही होता है SLR, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। जो दोस्तों हमारे इंडियन बैंक हैं उनको 25% तक तो अपनी मांग, जो उनकी अपनी मांग है उसका 25%, प्लस जो उनके पास में दोस्तों सावधि यानी कि FD होती हैं इसकी, वो उनका कैश प्लस गोल्ड प्लस सरकारी प्रतिभूतियों को, अन्य मान्य प्रतिभूतियों को उसमें निवेश करना, इसे SLR कहते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति में CRR अधिक होती है, मंदी में CRR कम होती है। ये जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ अधिक होती है कम होती है, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। मुद्रास्फीति में CRR इस तरीके से, सॉरी दोस्तों CRR नहीं होगा, ये SLR होगा, ठीक है ना। क्या होगा, SLR, ये मिस प्रिंटिंग हो गया होगा आई थिंक, SLR, ठीक है, ये भी SLR है, ठीक है ना। तो ये कम होती है, वही सेम। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर रेपो रेट पढ़ेंगे। व्याख्या किस तरीके से, SLR दर को बढ़ने पर मुद्रा का संकुचन हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के पास में नगद कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर SLR की दर जो है ना अगर बढ़ जाएगी तो बैंकों के पास में नगद कम हो जाएगा, इससे बैंक ब्याज दर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। यदि दर घट जाती है तो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे तरलता, मुद्रा प्रसार में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मांग भी बढ़ जाएगी। ये कंडीशन आप एक बार में पढ़ोगे आपके समझ में बिल्कुल आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये था SLR का जो दोस्तों एट प्रेजेंट में रेट चल रहा है वो चल रहा है 18%। कितना, 18% चल रहा है SLR, ठीक है, एट प्रेजेंट में, ठीक है ना। आगे देखना दोस्तों रेपो रेट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। परिभाषा की क्या है वो देखते हैं। सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के बदले लघु अवधि ऋण को कहते हैं क्या, सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के बदले लघु अवधि ऋण को कहते हैं क्या, रेपो रेट। सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, ठीक है ना, उनके बदले में दोस्तों हमें क्या मिलता है, अवधि जो मिलती है ऋण की, उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, या फिर पुनर्खरीद विकल्प। इसमें दोस्तों बैंक के निवेश RBI की ओर प्रतिभूतियाँ बेचता है क्या, बैंक निवेशक जो होता है ना वो किसको, RBI को प्रतिभूति बेचता है और उसके बदले में क्या करता है, अगले दिन कुछ दिनों के लिए या थोड़े अधिक मूल्य के साथ पुनः खरीद लेता है, ठीक है ना। उसको ही बेचकर उससे कुछ अधिक मूल्य पर उससे खरीद लेता है, तो क्या कहलाता है, रेपो रेट। क्या कहलाता है दोस्तों, रेपो रेट कहलाता है। और यह दर हमेशा बैंक दर से कम होती है, ठीक। ये तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा खास नहीं, ये वाली लाइन हमारी सारी की सारी ये खास है, और ये जो बताऊंगा आगे वो देख लेना, ठीक। अब मुद्रास्फीति में दोस्तों रेपो रेट कितनी होती है, वो अधिक होती है, और मंदी में रेपो रेट कम होती है। कुल मिलाकर जो मैं अभी तक देखता आया हूँ, आई थिंक ऊपर वाला अधिक और नीचे वाला कम होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, मुद्रास्फीति में अधिक है और मंदी में रेपो रेट कम है, ठीक है।
अब आगे आपका दोस्तों क्या आ गया है, रिवर्स रेपो रेट। ये इसका अपोजिट होता है। क्या इसमें क्या होता है दोस्तों, बैंक जो है ना आरबीआई को अपनी प्रतिभूति बेचते थे, ठीक है ना। अब क्या होगा, उसका उल्टा होगा। वह दर होती है कौन, रिवर्स रेपो रेट, जिस पर बैंकों को उनके द्वारा आरबीआई में जो उनका जमा धन है उस पर ब्याज मिलता है, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट में जो उन्होंने जो दोस्तों अपनी परिसंपत्ति जो आरबीआई के पास में जमा की है उस पर जो ब्याज मिलेगा ना, वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ठीक है ना। वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनके द्वारा आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है ना। जो रिवर्स रेपो रेट है, जो हमारी बाजारों में जो दोस्तों उसकी कैश है उसकी जो तरलता को नियंत्रित करने का काम कौन करती है, रिवर्स रेपो रेट करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति में रिवर्स रेपो रेट अधिक होती है और मुद्रास्फीति वो मंदी में जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या होती है, कम होती है। वही सेम कंडीशन, मुद्रास्फीति में जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी अधिक होती है और मंदी में क्या होती है, कम होती है, ठीक। ये हो गया। अब एट प्रेजेंट में दोस्तों जो हमारी क्या चल रही है, रिवर्स रेपो रेट वो चल रही है हमारी कितनी, 3.35%। कितनी है, 3.35%, ठीक है ना, 3.35%, ये है, ठीक। अब देखिए आपके आगे जो है आ रही है हेडिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुला बाजार नीति। क्या है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा सारा इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। जब मैं आपको इसके ऑप्शनल कराऊंगा ना दोस्तों, तो आपको तब इंटरेस्ट आएगा। अभी तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। इस जो कंडीशन है, ये वाली जो दोस्तों टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, जो कौन आरबीआई केंद्रीय बैंक होते हैं हमारे, वो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय यानी खरीदना और बेचने का काम करते हैं। किसमें, ओपन मार्केट में। यदि आरबीआई को बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो बैंकों के पास नगद जो उनकी जमा है वो बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, जब उनसे खरीदेगा तो उनके पास में पैसा जाएगा, इससे ब्याज की दरें कम हो जाएंगी और तरलता बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन भी हो जाएगी। और यदि आरबीआई बैंकों के सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तो उसके पास में क्या होगी, बैंकों के पास में नगद जमा कम हो जाएंगी और ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी और मुद्रा का प्रसार भी घट जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। क्या होता है समझ में आएगा वो आपको। ये था हमारा खुला बाजार नीति, इतना खास नहीं था, फिर भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखना जरा, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एमएसएफ, क्या, एमएसएफ, ठीक है ना। एमएसएफ, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो एक रात के लिए, सभी कॉमर्शियल बैंक एक रात के लिए अपने कुल जमा का 1% ऋण ले सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्या कहा, 1% ऋण ले सकते हैं एक रात के लिए अपनी कुल कितना दोस्तों, जो उनके पास में जमा राशि है। और यह जो रेट होता है ना, ब्याज दर रेपो रेट से 1% अधिक होती है। बस जो हमारी रेपो रेट होती है उससे 1% अधिक होती है। कौन, सीमांत स्थायी सुविधा। कौन सी दोस्तों, सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, चयनित साख नियंत्रण, सिलेक्टिव कंट्रोल्स और क्रेडिट। सिलेक्टिव कंट्रोल्स और क्रेडिट, इसमें क्या होता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को किसी समूह या व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश बैंकों को जारी करती है। कौन, चयनित साख नियंत्रण जो शाखा होगी इस तरीके की, यो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को किसी भी समूह व्यक्तियों को लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराने का निर्देश कौन जारी करता है, चयनित साख नियंत्रण, सिलेक्टिव कंट्रोल्स और क्रेडिट, ठीक। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पेरिवेक्स, इसमें क्या क्या है देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। आरबीआई के अधीन वाणिज्यिक, आरबीआई के जो अंडर में दोस्तों वाणिज्यिक, कॉमर्शियल, सहकारी बैंक, लाइसेंस बैंक, शाखा विस्तार, कार्य के प्रबंधन एवं प्रबंध कराने के तरीके को पुनर्गठन करने का अधिकार किसके पास में होता है, हमारे आरबीआई के पास में ही होता है। किसके पास में दोस्तों, आरबीआई के पास में होता है। ये कौन कौन सा, आरबीआई के अधीन में कॉमर्शियल, सहकारी बैंक, लाइसेंसिस बैंक, शाखा विस्तार, कार्य के प्रबंधन एवं करने का तरीका, पुनर्गठन आदि का अधिकार किसके पास में होता है दोस्तों। ये इसका जो कौन करता है दोस्तों, इसकी मतलब देखभाल वो करता है आरबीआई। तो ये था दोस्तों आरबीआई। हमने आरबीआई का मैक्सिमम आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की, जिसमें मैंने आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ, सारा कुछ आपको बताया दोस्तों, ठीक है ना। तो यहीं पर अपने दोस्तों हम क्या करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। और मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों जिस भी भाई ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि डीएफसीसीएल की मैंने मैक्सिमम हिस्ट्री, सीआरएम की क्लास वो सारी कुछ करा चुका हूँ, ठीक है ना। और जिस भी आप दोस्तों
और आपकी आरआरबी एनटीपीसी के आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। जिस भी भाई ने अपनी वो एनटीपीसी के आंसर की नहीं देखी है वो जाकर देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये कल ही आपके 16 अगस्त को शाम 8 बजे रिलीज़ हो गई थी। मैक्सिमम मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने देख ली होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैंने कम्युनिटी में पोल किया हुआ है, तो अपने नंबर्स को मुझे बताइएगा। उससे दोस्तों एक हम एनालिसिस निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे दोस्तों, हम एक एनालिसिस निकालेंगे। उससे हमें पता लगेगा कि कितने बच्चों का इस नंबर से ऊपर होने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों क्या कह रहा हूँ। एक एनालिसिस करेंगे हम बैठ के आपके साथ में दोस्तों, उसका सारा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम करेंगे किसके बेसिस पे, पहले आप कम्युनिटी पोल में दोस्तों मैक्सिमम अपने जो मार्क्स हैं वो बताइए, ठीक है ना। तो ये हुआ दोस्तों आरबीआई हमने कंप्लीट किया। और चलिए दोस्तों चलते हैं, गुड बाय।